एवरीवन, वेलकम टू मेक माय एग्जाम। दिस इज डॉक्टर दीपक यादव। आज हम बात करेंगे दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। सबसे पहला रॉलेट एक्ट, उसके बाद हम खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे। तो सबसे पहले रॉलेट एक्ट। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, पीपल वर एक्सपेक्टिंग the British government to fulfill their basic demands of constitutional reform, but Britishers in turn they gave them two draconian acts. एक तरफ जहां लोग ब्रिटिश सरकार से डिमांड कर रहे थे, उनसे उम्मीद रखे हुए थे कि जब ब्रिटिशर्स वर्ल्ड वॉर जीतकर वापस आएंगे वो उनकी डिमांड्स पूरी करेंगे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने बदले में उन्हें दो कानून बनाकर दे दिए। पहले कानून का हम जिक्र कर चुके हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आज हम पढ़ेंगे दूसरा कानून, रॉलेट एक्ट 1919। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो इस कानून में कही गई, अंडर दिस एक्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट was allowed to imprison any person for 2 years without trial. Anybody could be arrested without any arrest warrant. मतलब इस कानून के तहत ब्रिटिश सरकार को यह आजादी मिल गई कि वो किसी भी इंडिविजुअल को 2 साल तक जेल में बंद कर सकते हैं बिना कोर्ट में जाए, बिना उसको बेगुनाही साबित करने का मौका दिया। कैसे? ब्रिटिश सरकार को पावर है कि वो किसी को भी अरेस्ट करवाए और उसे जेल में बंद कर दे। वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल कोर्ट नहीं जा सकता, खुद की बेगुनाही साबित नहीं कर सकता, और 2 साल तक के लिए आप उसे जेल में बंद कर सकते हो। ये रॉलेट एक्ट था। अरेस्ट वारंट की जरूरत नहीं थी किसी को भी अरेस्ट करने के लिए। इसी रॉलेट एक्ट में दो बहुत इंपॉर्टेंट लीडर्स जो थे हमारे, उनको अरेस्ट किया जाता है। उनकी बात मैं बाद में करूंगा। और यही आगे घटना भारत में एक बहुत बड़ा एक आंदोलन शुरू करती है, क्योंकि ये घटना भारत में घटती है इस रॉलेट एक्ट की वजह से, जिसका नाम था जलियांवाला बाग घटना, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स। तो यहां पर जब ये रॉलेट एक्ट सरकार पास करती है तो इसके अगेंस्ट सत्याग्रह चलाया जाता है। रॉलेट सत्याग्रह 1919 में यह आंदोलन चलाया जाता है। इस आंदोलन में क्या होता है, गांधी जी ने आंदोलन शुरू किया था। इस आंदोलन में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हमें पढ़नी है, जैसे कि नेशन वाइड हड़ताल। रॉलेट एक्ट के विरोध में पूरे भारत में हड़ताल की गई। लोगों ने फास्ट रखे। नेशन वाइड हड़ताल, लोगों ने फास्ट रखे, और कुछ पर्टिकुलर कानून थे उनके खिलाफ सिविल डिसोबीडियंस। कुछ पर्टिकुलर ऐसे कानून थे जिनके खिलाफ दे स्टार्टेड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अगेंस्ट सम स्पेसिफिक लॉज। तो ऐसी कुछ चीजें थी जो रॉलेट एक्ट के विरोध में हम भारत के लोगों ने की। इसी बीच 1919 में एक बहुत बड़ी घटना घटती है, जलियांवाला बाग घटना, जलियांवाला बाग इंसिडेंट्स। इस घटना में होता क्या है कि इसी रॉलेट एक्ट के तहत दो इंपॉर्टेंट हमारे लीडर्स होते हैं। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। ये दो नाम हमें याद रखने, इंपॉर्टेंट नाम है, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। यहां पर इन दोनों को रॉलेट एक्ट के तहत अरेस्ट किया जाता है। तो पीपल गॉट एजिटेटेड, लोग भड़क जाते हैं और लोग प्रोटेस्ट करते हैं, इसका विरोध करते हैं। और इसका विरोध करने के लिए ही 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन होता है, जहां पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा होते हैं। और जलियांवाला बाग में जब वो इकट्ठा होकर विरोध कर रहे होते हैं, उसी वक्त जनरल डायर वहां पर एक निहत्ती भीड़ पर गोली चलाने का आदेश देते हैं, और इससे 1000 से ज्यादा लोगों की मौत होती है। जलियांवाला इंसिडेंट से पूरा भारत, पंजाब शौक में जाता है, शौक में रह जाता है इस घटना से कि किस तरह से ब्रिटिशर्स एक्टेड सो कावर्डली कि वो एक निहत्ती भीड़ पर हथियार चलवाते हैं, गोलियां चलवाते हैं, और 1000 से लोग यहां मारे जाते हैं, 1000 से ज्यादा लोग यहां मारे जाते हैं। तो यहां हमें दो नाम इंपॉर्टेंट है जो याद रखने हैं कि रॉलेट एक्ट के तहत किन लोगों को अरेस्ट किया था सरकार ने। यहां पर उसके बाद हम लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया, तो इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले रविंद्रनाथ टैगोर।
पूछा जाता है कि जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ, जो मैसेकर हुआ, उसके अगेंस्ट किसने नाइटहुड के टाइटल को रिनाउंस किया, किसने अपनी सर की उपाधि छोड़ दी? वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। ही रिनाउंस्ड द नाइटहुड टाइटल। Punjab was so agitated, people were angry, so government imposed martial law in Punjab. पंजाब में सरकार लगा देती है मार्शल लॉ। उसके बाद यहां पर हम लोगों ने डिमांड की सरकार से, हम पीपल वर डिमांडिंग देयर मस्ट बी सम इंक्वायरी अगेंस्ट द कल्प्रिट। सरकार दोषियों को सजा दे, उनके खिलाफ कार्रवाई करे। तो सरकार ने भी हमें दिखाने के लिए एक कमीशन बिठा दिया, एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी, जिसका नाम था हंटर कमीशन और हंटर कमेटी। लेकिन इस हंटर कमेटी की अगर मैं बात करूं तो हंटर कमेटी प्लस ब्रिटिश पार्लियामेंट दे बोथ सपोर्टेड जनरल डायर। इन दोनों ने ही जनरल डायर को सपोर्ट किया। तो यहां हम देख सकते हैं कि जनरल डायर, जिसने जलियांवाला बाग में जो घटना थी उसको अंजाम दिया था, ब्रिटिश पार्लियामेंट और हंटर कमेटी दोनों ही उसे निर्दोष पाते हैं। सिर्फ निर्दोष ही नहीं पाते बल्कि उसे सपोर्ट भी करते हैं। नाउ गांधी जी कॉल्ड ऑफ द मूवमेंट, ही विथड्रू द मूवमेंट ऑन 18th April 1919 ड्यू टू द इंसिडेंट्स ऑफ वायलेंस। तो कुछ दिन बाद ही गांधी जी इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं। उसी महीने में 5 दिन बाद इस मूवमेंट को गांधी जी वापस लेते हैं। इस घटना के, जलियांवाला बाग की जो घटना 13 अप्रैल को हुई थी, 18 अप्रैल को गांधी जी इस मूवमेंट को वापस ले लेते हैं, क्योंकि उनका सिद्धांत था नॉन वायलेंस। लेकिन यहां पर इस मूवमेंट में वायलेंस होने लगी, हिंसा होने लगी, इसलिए गांधी जी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। और कुछ सालों बाद 1922 में रॉलेट एक्ट को सरकार ने भी वापस लिया। तो इस टॉपिक में अगर हम बात करें, हमें याद रखने वाली चीजें क्या हैं रॉलेट एक्ट में? ये दो नाम, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, डॉक्टर सत्यपाल। हमें जलियांवाला बाग का ईयर याद रखना है एग्जाम के लिए। हमें रविंद्रनाथ टैगोर वाला पॉइंट याद रखना है, नाइटहुड का। हमें याद रखना है कि ब्रिटिश सरकार ने कौन सी कमिटी बनाई थी, हंटर कमिटी। तो ऐसी कुछ बातें हैं। आखिर में मैं इसके क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। इस बीच हम दूसरे टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, और आज का हमारा दूसरा टॉपिक है जो कि सीधा सीधा भारत की पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है, लेकिन फिर भी इंडिया का इंटरेस्ट उसमें दिखाई देता है। भारत के नेशनल मूवमेंट का उसमें एक इंटरेस्ट दिखाई देता है, और आंदोलन का नाम है खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहां पर क्या होता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद द ओटोमन एम्पायर वॉज डिफीटेड। द ओटोमन एम्पायर वॉज डिफीटेड एंड टर्की वॉज रीड्रॉन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट और द ब्रिटिश अथॉरिटी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश जीतते हैं, ब्रिटेन जीतता है और ओटोमन एम्पायर हारता है, और टर्की को दोबारा हम कह सकते हैं कि टर्की की एक पॉलिटिकल मैप टर्की का जो है दोबारा बनाया जाता है। ओटोमन एम्पायर के टुकड़े किए जाते हैं और टर्की में कुछ चेंजेस किए जाते हैं। यहां पर जरूरी चीज यह है कि टर्की का जो सुल्तान, टर्की के सुल्तान को पूरे वर्ल्ड के मुसलमान अपना रिलीजियस गुरु मानते हैं और उसे खलीफा की उपाधि देते हैं। सो द मुस्लिम्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, they considered the Sultan of Turkey as their religious and spiritual guru. He was known as the Caliphate or Khalifa. तो यहां पर जब टर्की की बारी आती है तो ब्रिटिश सरकार टर्की के सुल्तान से सारी पावर वापस ले लेती है, उसकी टेरिटरीज उसे छीन लेती है और उसे पावर से हटा देती है। इस वजह से पूरे वर्ल्ड के मुसलमान, इंक्लूडिंग द इंडियन मुस्लिम्स, दे वर एजिटेटेड, दे वर एंग्री। उन्हें लगता है कि हमारे रिलीजियस गुरु को, हमारे खलीफा को ब्रिटिशर्स ने पावर से हटा दिया। वो खलीफा, वो गुरु जो उनके लिए बहुत मायने रखता है, जिसका सब मुसलमानों के जितने भी रिलीजियस प्लेसेस थे उनके ऊपर कंट्रोल था, जो मुस्लिम टेरिटरीज को कंट्रोल करता था, सो दैट ही कैन डिफेंड इस्लाम। तो ये मूवमेंट की शुरुआत भारत से होती है
कैसे इस मूवमेंट की शुरुआत भारत से होती है? यहां पर गांधी जी देखते हैं कि पूरे वर्ल्ड के मुसलमान और खासकर के हिंदुस्तान के मुसलमान अंग्रेजों ने जो टर्की के साथ किया उसके खिलाफ हो जाते हैं। गांधी जी को लगता है कि यही मौका है, क्यों ना हम मुसलमानों को अपने आंदोलन में मिलाएं, हम उनके लिए इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं, हम उनके लिए नया आंदोलन शुरू करें, खिलाफत आंदोलन जिसका नाम किया गया, क्योंकि मुसलमान पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों ने टर्की में जो हुआ उसकी खिलाफत की। तो गांधी जी ने सोचा कि क्यों ना हम मुसलमानों के लिए एक नया आंदोलन शुरू करें, इससे हिंदू और मुसलमानों में एकता होगी और मुसलमानों की एंट्री हमारे नेशनल मूवमेंट में होगी। इस सोच के साथ गांधी जी ने इस प्रस्ताव को इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के सामने रखा, लेकिन शुरुआत में इंडियन नेशनल कांग्रेस के बड़े बड़े लीडर जैसे कि तिलक, उन्होंने मना कर दिया। फाइनली स्पेशली तिलक, ही सेड वी शुड नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स ऑफ मुस्लिम्स, हमें उनके धार्मिक मामलों में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है और हमें इस तरह का कोई आंदोलन नहीं चलाना चाहिए। पर गांधी जी ने किसी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस को मना लिया और फाइनली गांधी जी ने मुसलमानों के लिए एक आंदोलन शुरू किया, खिलाफत आंदोलन, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहां पर एक कमिटी बनाई जाती है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। यहां पर हमें दो बातें याद रखनी है, दो नाम याद रखने हैं कि ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी किसने बनाई थी। ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, अली ब्रदर्स का नाम हमें याद रखना है। यहां पर दो भाई थे, अली ब्रदर्स, जिन्होंने ये खिलाफत कमेटी बनाई, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। एक का नाम मोहम्मद अली, द अदर वन वाज शौकत अली। इन दोनों ने ये कमेटी बनाई और यही कमेटी आगे जाकर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करती है। 1920 में ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करती है और इस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के लिए कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है 1920 में। कैलकाटा का एक स्पेशल सेशन, याद रखिएगा ये एक स्पेशल सेशन था कांग्रेस का। इस सेशन को बुलाया जाता है अप्रूवल देने के लिए, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल देने के लिए सेशन बुलाया जाता है। यहां पर ध्यान रखिएगा एक इंपॉर्टेंट चीज कि कैलकाटा का सेशन नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को अप्रूवल देने के लिए बुलाया जाता है, जबकि एक और सेशन होता है नागपुर का सेशन। 1920 में ही ये सेशन है, हमें दोनों चीजें याद रखनी है कि 1920 में ये एक नागपुर का सेशन भी होता है कांग्रेस का, जहां पर इस मूवमेंट को एंडोर्स किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है। तो एक मूवमेंट को एक सेशन में मिलता है अप्रूवल, स्पेशल सेशन कैलकाटा 1920, और 1920 में ही नागपुर के सेशन में उसे एंडोर्स किया जाता है। यहां पर जरूरी चीज है कि जब यह मूवमेंट आगे बढ़ता है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, तो इसमें होता क्या क्या है। यहां पर हम एक हेडिंग बनाएंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, जहां पर हम बात करेंगे कि इस मूवमेंट में किस तरह से लोगों ने रिएक्ट किया, कैसे यह मूवमेंट आगे बढ़ा। खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। खिलाफत इशू सीधा सीधा रिलेट करता है पूरे वर्ल्ड के मुसलमानों से। हुआ क्या, आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर द ओटोमन एम्पायर वॉज डिफीटेड and Turkey was redrawn. We'll not go into the detail of this topic because this topic is related to world history, but ये हमें पता है कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन became victorious, Ottoman Empire was defeated and Turkey was redrawn, right? यहां पर टर्की में टर्की के जो सुल्तान की अगर हम बात करें, द सुल्तान ऑफ टर्की, all the Muslims, worldwide Muslims, they considered the Sultan of Turkey as their religious guru. पूरे वर्ल्ड के मुसलमान, इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, वो टर्की के सुल्तान को अपना रिलीजियस गुरु मानते थे और उसे बुलाते थे एक नाम से, खलीफा। तो टर्की का सुल्तान जो होगा उसको नाम दिया गया था खलीफा, रिलीजियस गुरु ऑफ ऑल द मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड। अब इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटिशर्स ने क्या किया
ये जो सुल्तान था, खलीफा, उससे उसकी सारी पावर छीन ली। तो द खलीफा बिकेम पावरलेस, सारी पावर इससे वापस ले ली गई। इस वजह से मुसलमान, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान इंक्लूडिंग द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, दे वर सो एंग्री, दे वर एजिटेटेड। और जब गांधी जी ने देखा कि मुसलमान इस बात से नाराज हैं, दुखी हैं, अंग्रेजों ने जो भी टर्की में किया उसको लेकर मुसलमान बहुत दुखी हैं, तो गांधी जी सॉ दिस गोल्डन अपॉर्चुनिटी एज अ वे टू यूनाइट हिंदूज एंड मुस्लिम्स। अब तक गांधी जी ने एक चीज नोट की थी कि मुसलमान भारत के आंदोलन में, नेशनल मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, लेकिन यह एक मौका था, अगर हम किसी तरह से मुसलमानों के लिए एक आंदोलन शुरू करें तो वो हमारे साथ जुड़ेंगे, भारत के आंदोलन को मजबूती मिलेगी, तो क्यों ना मैं खिलाफत इशू को लेकर एक आंदोलन शुरू करूं। तो गांधी जी डिसाइडेड to start a movement on the Khilafat issue, but initially the leaders of Congress, especially Tilak, they refused. They said we should not interfere in the religious matters of Muslim. कांग्रेस शुरुआत में इस पक्ष में नहीं थी, इस फेवर में नहीं थी कि हम मुसलमानों के धार्मिक मामलों में किसी भी तरह का इंटरफेरेंस करें, किसी भी तरह का हस्तक्षेप करें। यहां पर कांग्रेस ने मना किया, लेकिन गांधी जी ने धीरे धीरे कांग्रेस को मना लिया कि हमारे लिए ये मूवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहां पर यूनिटी होगी हिंदू और मुसलमानों की, हमारे खुद के आंदोलन को इससे बहुत ज्यादा बल मिलेगा, बहुत ज्यादा पावर मिलेगी, और मुसलमानों का इशू भी हम सॉल्व कर देंगे। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को शुरू किया। यहां पर एक कमिटी बनती है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, दिस इज इंपॉर्टेंट कि ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी किसने बनाई। तो यहां पर हमें दो नाम याद रखने हैं, अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स की हम यहां बात करेंगे। दो भाई थे, मोहम्मद अली एंड शौकत अली। ये दो भाई थे जिन्होंने ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी बनाई। अब इस ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की कुछ डिमांड्स थी, ब्रिटिशर्स से कुछ डिमांड करती थी ये कमेटी, और वो डिमांड्स क्या थी। पहली चीज, आपने खलीफा से जो भी टेरिटरीज, जो भी जमीनें छीनी हैं वो वापस करो। दूसरा, खलीफा का जो कंट्रोल था, जितने भी मुसलमानों के धार्मिक स्थल थे उन पर खलीफा का जो कंट्रोल था वो कंट्रोल उसे वापस करो। तो ये दो डिमांड थी। द फर्स्ट वन इज दैट the Khalifa should be left with the sufficient territories so as to defend Islam, and the second one was his control over the sacred and holy places of Muslim religion should be retained. कि जितने भी धार्मिक स्थल थे मुसलमानों के उन पर उसका कंट्रोल है, उसे रिटेन रखो, उसे वापस करो। तो ये दो डिमांड थी इस ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। तो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी यहां पर एक मूवमेंट शुरू करती है जिसका नाम था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो 1920 में ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी मूवमेंट शुरू करती है, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। इसे आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशल सेशन, कांग्रेस का एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है कैलकाटा में टू गिव अप्रूवल टू दिस मूवमेंट। तो इस मूवमेंट को अप्रूवल देने के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाया जाता है। यहां पर एक याद रखने वाली चीज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि 1920 में ही एक और सेशन बुलाया जाता है नागपुर में। नागपुर वाले सेशन में इस मूवमेंट को एंडोर्स किया जाता है। तो दो पॉइंट आप याद रखिएगा। पहला पॉइंट कि 1920 में एक स्पेशल सेशन कैलकाटा में टू अप्रूव द मूवमेंट, टू गिव अप्रूवल टू द मूवमेंट, एंड द नेक्स्ट सेशन इज नागपुर टू एंडोर्स द मूवमेंट। तो ये दोनों आप जो सेशन है आपको याद रखने, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से दे आर वेरी क्रूशियल। उसके बाद टॉपिक में आगे बढ़ते हुए इस आंदोलन की हम बात करेंगे कि किस तरह से नेशनल ये मूवमेंट जो था, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, इसमें हमने क्या किया, भारत की जनता ने किस तरह से रिएक्ट किया, क्या क्या तरीके अपनाए गए। सबसे पहला, बायकॉट ऑफ
गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस, कोर्ट्स, काउंसिल्स एक्सेट्रा, जितने भी ये गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशन से, स्कूल हो, कॉलेज हो, कोर्ट हो, काउंसिल्स हो, इन सबको हमने बायकॉट किया। सेकंड, वेरी इंपॉर्टेंट इज प्रमोशन ऑफ खादी। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहां पर गांधी जी ने लोगों से अपील की टू प्रमोट खादी। तीसरी चीज, प्रोहिबिशन ऑफ एल्कोहल। चौथी चीज, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी। See, गांधी जी considered untouchability as one of the worst social evil। गांधी जी का मानना था कि अनटचेबिलिटी जब तक समाज में रही थी तब तक हमारा समाज संगठित नहीं हो सकता, वो इकट्ठा नहीं हो सकता और आंदोलन में हम तेजी नहीं ला सकते। जब तक हमारे सोसाइटी में अनटचेबिलिटी जैसी कुप्रथा रहेगी तब तक हमारा आंदोलन आगे नहीं बढ़ेगा। व्हाट इज अनटचेबिलिटी? Untouchability is social exclusion of a particular individual just because he belongs to a particular caste। तो गांधी जी का मानना था कि यहां पर जाति धर्म मायने नहीं रखती, भारत के लिए, देश के लिए आंदोलन मायने रखता है। सब लोग उसमें जुड़े, सब लोग उसका हिस्सा बने और यह आंदोलन तेजी से आगे बढ़े। नेक्स्ट इज अनटचेबिलिटी वाले पॉइंट को आपको यहां जरूरी है याद रखना है। और एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर, इट वॉज एक्चुअली एन ऑल इंडिया लेवल और अ मास मूवमेंट। इस मूवमेंट को मैं कहूंगा एक्चुअली इट वाज अ मास मूवमेंट। व्हाई इट वाज अ मास मूवमेंट? जैसा कि हमने पहले के आंदोलन पढ़े तो हमने वहां पर एक चीज नोट की, जैसे कि हमने स्वदेशी और बायकॉट आंदोलन पढ़ा, वहां पर हमने देखा स्टूडेंट्स ने, विमेन ने पार्टिसिपेट किया। पर इन आंदोलन जितने भी मूवमेंट थे, इन आंदोलनों में मुसलमानों ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि इस आंदोलन में मुसलमान भी हमारे साथ जुड़े। तो एक्चुअल में ये एक मास मूवमेंट कहलाता है। तो ये कुछ जरूरी चीजें जो आपको याद रखनी है। बायकॉट किया गया इन इंस्टीट्यूशंस का, प्रमोशन ऑफ खादी इज वेरी इंपॉर्टेंट, देन अनटचेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, अल्कोहल, देन मास मूवमेंट। उसके बाद ये मूवमेंट बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा था, बहुत अच्छा कर रहा था, लेकिन यहां पर इस मूवमेंट को एंडोर्स भी कर दिया गया था। लेकिन अचानक एक घटना होती है जिसकी वजह से गांधी जी को यह मूवमेंट वापस लेना पड़ता है। और ये घटना क्या थी? यूपी में एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर। गोरखपुर में एक गांव चौरी चौरा, इस गांव में एक ऐसी घटना होती है जिसकी वजह से गांधी जी को इस आंदोलन को वापस लेना पड़ता है। This incident of Chauri Chaura in 1922 led to the withdrawal of this movement। इस घटना में होता क्या है? इस गांव में the people were protesting over the rising food prices and the sale of liquor। गांव में लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, कुछ लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे गांव में महंगाई को लेकर और शराब की बिक्री को लेकर। यहां पर इस मूवमेंट के जो लीडर थे, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा था, इस प्रोटेस्ट के जो लीडर थे, पुलिस ने उन्हें बुरी तरह से मारा पीटा, जिसकी वजह से देयर वाज अ क्लैश बिटवीन द पुलिस एंड द पीपल। 22 पुलिस वाले, 22 पुलिसमैन, दे वर डाइड बिकॉज लोगों ने पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और उन्होंने पुलिस वालों को उस आग में जिंदा जला दिया। तो यहां पर 22 लोगों की, अगर मैं बात करूं, कैजुअलिटी हुई, 22 लोगों की हत्या हुई। गांधी जी ने जब इस इंसिडेंट्स के बारे में सुना, उन्हें बड़ा दुख हुआ। उनका जो एक बेसिक प्रिंसिपल था नॉन वायलेंस, उसे आपने तोड़ा। इस वजह से गांधी जी ने इस मूवमेंट को खत्म किया, इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया, मना कर दिया इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने के लिए। यहां पर इस घटना से एक चीज गांधी जी की क्लियर होती है कि अपने नॉन वायलेंस के सिद्धांत को लेकर वो बहुत पक्के थे। दूसरी चीज, गांधी जी को एक बात समझ में आ चुकी थी कि अगर हम फोर्स का इस्तेमाल करेंगे
ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो अभी हम उतने ताकतवर नहीं है कि फोर्स से हम ब्रिटिशर्स को हरा सकें। प्लस अगर हम ऐसी घटनाओं को अंजाम देंगे तो हम मौका देंगे ब्रिटिशर्स को, एक बहाना मिल जाएगा उन लोगों को हमारे ऊपर हथियार और फोर्स का इस्तेमाल करने का, और वो बड़े आसानी से हमें कुचल देंगे। और अभी हम उस मुकाम पर नहीं थे, उतने लायक नहीं थे कि हम अंग्रेजों से सीधी टक्कर ले सके, उनसे सीधी लड़ाई कर सके। तो गांधी जी ने इस मूवमेंट को बंद किया, ये बहुत जरूरी था इस मूवमेंट को यहां बंद करना। एक और वजह रही, गांधी जी ने जब इस मूवमेंट से अपने पैर वापस खींचे, उसकी एक और इंपॉर्टेंट वजह थी कि ये मामला था टर्की का, ये मामला टर्की का था, और टर्की का मामला अब सॉर्ट आउट हो चुका था, खत्म हो चुका था, बिकॉज टर्की के लोगों ने खुद अब एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में रहना, उन्होंने स्वीकार किया एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को, एंड टर्की रोज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ मुस्तफा कमाल पाशा। टर्की में सरकार बनी अंडर द लीडरशिप ऑफ मुस्तफा कमाल पाशा, एंड दिस होल मैटर ऑफ टर्की एंड खिलाफत इशू लॉस्ट इट्स रिलेवेंस। तो गांधी जी ने भी सोचा कि जब जो टर्की का मैटर था वो सॉल्व हो चुका है टर्की में, तो हमें इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने का अब कोई फायदा नहीं है, इसलिए गांधी जी ने इन सब कुछ वजहों के साथ, इन सब वजहों से इस मूवमेंट को बंद कर दिया। तो आज जैसा कि हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़े, पहला रॉलेट एक्ट और दूसरा खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। नाउ आई विल डिस्कस सम क्वेश्चंस रिलेटेड टू द टॉपिक्स। सबसे पहला क्वेश्चन मैं डिस्कस करना चाहूंगा रॉलेट एक्ट से। रॉलेट एक्ट को लेकर क्वेश्चन बनता है, वो दो लीडर्स के नाम बताइए जिनको रॉलेट एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया और जिनकी गिरफ्तारी की वजह से जलियांवाला बाग का इंसिडेंस हुआ। तो आपको दो नाम याद रखने हैं, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू एंड डॉक्टर सत्यपाल। अगला पॉइंट, जलियांवाला बाग घटना किस दिन होती है? 13 अप्रैल, हमें यह दिन याद रखना है, बैसाखी का दिन था। जलियांवाला बाग की इंक्वायरी के लिए कौन सा कमीशन या कौन सी कमेटी बिठाई जाती है? हंटर कमीशन। इस नाम को आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। रॉलेट एक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट रॉलेट एक्ट? तो आपको ये याद रखना है कि रॉलेट एक्ट में क्या क्या बातें कही गई। 2 साल का इंप्रिजनमेंट विदाउट ट्रायल। अगला क्वेश्चन, इस मूवमेंट में कौन कौन से तरीके इस्तेमाल किए गए, या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मूवमेंट? तो हमें यहां पर याद रखना है, खादी वाला पॉइंट आप याद रखिएगा कि खादी को प्रमोट किया गया था, ऑप्शन। यहां पर अल्कोहल की बात की गई थी, प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल। एक और इंपॉर्टेंट चीज, अनटचेबिलिटी। आप इस पॉइंट को जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन बनता है कि किस आंदोलन में गांधी जी ने अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात की थी, सोशल ईवल को खत्म करने की बात की थी, खादी को प्रमोट करने की बात की थी। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन बन के आ सकते हैं एग्जाम में, आपको इस चीज का ध्यान रखना है। एक और इंपॉर्टेंट जरूरी चीज कि ब्रिटिश सरकार का रिस्पॉन्स क्या था इस मूवमेंट के, ब्रिटिश सरकार ने रिएक्ट कैसे किया। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाउ डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिएक्ट ऑन दिस पर्टिकुलर मूवमेंट और अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर मूवमेंट? तो ब्रिटिश सरकार ने एक रिप्रेसिव पॉलिसी अपनाई, जैसा कि वो अक्सर आंदोलनों को क्रश करने के लिए, मूवमेंट्स को कुचलने के लिए इस्तेमाल करती थी। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या क्या तरीके अपनाए? पहला, लीडर्स वर अरेस्टेड, ज्यादातर लीडर्स को अरेस्ट किया गया, ये ऑप्शन में आता है, सही है। अगला, प्रेस पर लगाम लगाई गई, प्रेस वॉज सेंसर्ड। पब्लिक मीटिंग पर बैन लगाया गया, पब्लिक मीटिंग्स पर बैन लगाया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपकी ऑप्शन बन के आ सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड द गांधी जी डिसीजन टू विड्रॉ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट? कि गांधी जी ने इस मूवमेंट को विड्रॉ क्यों किया? तो यहां पर जैसा कि मैंने आपको बताया, आप एक ऑप्शन याद रखिएगा, एक ऑप्शन यहां से बनता है चौरी चौरा इंसिडेंस। एक ऑप्शन हमारा चौरी चौरा इंसिडेंस, आप याद रखिएगा, अक्सर लोग इसे टिक करते हैं, लेकिन इसके अलावा एक और रीजन भी था कि टर्की वाला मैटर खत्म हो चुका था। टर्की का जो मैटर था, इट लॉस्ट इट्स रेलेवेंस, क्योंकि वहां पर टर्की में एक नई सरकार बन जाती है, लोगों ने खलीफा को खुद ही हटा दिया।
तो यहां पर टर्की वाले मैटर को आपको याद रखना है, आपको चौरी चौरा वाले इंसिडेंट्स को याद रखना है। अगला क्वेश्चन बनता है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशंस को लेकर, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया 1920 में 2 सेशन होते हैं, यहां पर इस पर्टिकुलर मूवमेंट से जुड़े हुए 2 सेशन है, जहां पर एक सेशन होता है जो स्पेशल सेशन होता है। स्पेशल सेशन का आप याद रखिएगा, ये कैलकाटा में होता है। एक नॉर्मल सेशन जैसा कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का टाइम टू टाइम नॉर्मल सेशन हुआ करता था, ये नागपुर में होता है। इन दोनों से जुड़ी खास बातें, कैलकाटा सेशन में अप्रूवल मिलता है, जबकि नागपुर सेशन एंडोर्समेंट की बात करता है, एंडोर्स करता है इस पर्टिकुलर मूवमेंट को। तो यहां पर हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही जरूरी टॉपिक है ये सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे और पहले भी एक पूछे गए हैं एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो इस लेक्चर को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।